हेलो एवरीवन, आ गए हम एक और नए वीडियो सेशन में जिसमें हम बात करने वाले हैं अभी एनपीएस वोत्सल्य स्कीम। एज यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन, आज 21 सितंबर 2024 है और 18 सितंबर को ये सर्कुलर इशू हो गया है और जिसमें कि जो बजट 2020, जस्ट ए मोमेंट, जो बजट 2024 में लॉन्च किया गया था उसको जो है एप्लीकेबल कर दिया गया। व्हाट कर दिया गया? एप्लीकेबल। और उसके रिलेटेड सारी की सारी जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, टर्म्स एंड कंडीशन है, एवरीथिंग हैज कम इन डिटेल्स। इस वीडियो में हम पूरी की पूरी डिटेल्स जो है यूज करने वाले हैं और आपका हर एक पॉइंट जो है इसमें बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, जिसमें आपको कोई और पॉइंट या कोई और वीडियो जो है देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टीज इन अंडरस्टैंडिंग दिस वीडियो, तो उसमें क्या करना है आपको, उसमें मुझे कमेंट करना है कि कौन सा जो पॉइंट्स है वो आपको कंफ्यूज कर रहा है और सारे के सारे जो है प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी उसमें। ठीक है, हम ज़्यादा टाइम अभी मैं लेने वाला नहीं हूँ, आगे चलते हैं। अभी क्या कहना चाह रहा हूँ मैं, तो उसमें क्या है, ये एनपीएस वोत्सल्य स्कीम डिटेल्स है, हम उसके डिटेल्स के भी बारे में बात करेंगे, क्या क्या इसके पॉइंट्स हैं। अगर आप चाहें तो एक कॉपी पेन ले सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसको जो है वीडियो को बार बार देख सकते हैं, सो आपको जो है कोई भी पॉइंट्स में जो है मिस नहीं हो जाता। इसको क्या क्या है, द स्कीम ऑफ इट्स एप्लीकेबिलिटी, राइट। एनपीएस स्कीम जो है इसको हम एनपीएस वोत्सल्य स्कीम कहा जाएगा और इसको हैंडल करने वाली अथॉरिटी कौन सी है? पीएफआरए। पीएफआरए मतलब पेंशन फंड रेगुलेटेड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, ये जो हमारी पेंशन है, पेंशन को भी सिर्फ यही अथॉरिटी जो है हैंडल करती है और इस वाली स्कीम को भी यही अथॉरिटी हैंडल करेगी, जिसका जो ऑर्गेनाइजेशन आई मीन जिसको बनाया गया है वो 2023 में बनाया गया है। ठीक है, एक्ट बनाया गया, उसके अंडर इन सब चीजों को ला के गया। ठीक है, दिस शेल बी कंट्रीब्यूट स्कीम एक्सक्लूसिव माइनर। ये सिर्फ ध्यान रखने वाली बात है, ये माइनर बच्चों के लिए, बड़ों के लिए नहीं है। और इस स्कीम के लिए आपको विकसित भारत जो है को अचीव करना है। इसके उससे क्या होगा, मतलब जैसे एनपीएस में पैसा जाएगा पूरा का पूरा जो है इन्फ्यूज होगा, फंड्स इन्फ्यूज होगा, उससे क्या होगा, उससे फंड्स होगा, हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बढ़ेगा तो उसमें और ग्रोथ होगी। तो इसको कहेंगे हम विकसित भारत का जो इंडिया का सपना है उसकी बात कर रही है। ठीक है, उसके आगे आ जाओ। जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये वाली जो स्कीम है, दिस स्कीम शेल बी रेगुलेटेड बाय, इसको पीएफआरडीए ही हैंडल करेगा, कोई डाउट नहीं है इसमें। ऑल माइनर हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, ऑल माइनर्स, माइनर आर द किड्स बिलो द एज ऑफ 18। यहाँ 18 ईयर्स की बात हो रही है, राइट। तो शेल मीन्स इंडिविजुअल पर्सन हु माइनर का अकाउंट खोलेगा। ठीक है, और खोलेगा कौन? या तो उसके पेरेंट्स खोलेंगे या फिर उसके गार्जियन खोलेंगे, जो उसके गार्जियन है ना वो खोलेंगे। भाई जिसके पेरेंट्स नहीं होते, उनका कोई गार्जियन तो होता है ना कोई बच्चों को देखने वाला, तो वो उनका नाम लिखवा दिया जाता वहां पे। ठीक है, और इट शैल बी ड्रॉ फ्रॉम द फीचर, जो एनपीएस 1 के फीचर्स हैं वो ही इसमें लगेंगे। क्लियर है, आगे चलते हैं। गार्जियन, ये मैंने आपको बता ही दिया, गार्जियन कौन सा होता है? पेरेंट्स ऑफ माइनर और लीगल गार्जियन, जो या तो एक तो पेरेंट्स हो गए, दूसरा हो गया उसका गार्जियन, लीगल गार्जियन बोलते हैं इसको। ठीक है, लीगल गार्जियन जो उस बच्चों की देखभाल करता है। ठीक है, एलिजिबिलिटी ऑफ ज्वाइन, ऑल माइनर हु सिटीजन ऑफ, बच्चा जो है वो इंडिया का होना चाहिए, एलिजिबल फॉर ओपनिंग अकाउंट के लिए होना चाहिए, अंटिल द एज ऑफ 18। भाई ऐसा नहीं है कि भाई बच्चे की जो एज है वो 18 ईयर से ज्यादा है, ही कैन नॉट गो इन दिस स्कीम। ठीक है, इन दिस स्कीम
वत्सल्य स्कीम में वो नहीं जा सकता अगर उसकी एज 18 से ऊपर होगी। 18 से नीचे कोई भी अगर होगा तो वो वत्सल्य स्कीम के लिए अप्लाई कर सकता है, उसके पेरेंट्स जो है अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और आगे चलते हैं, ऑपरेशनल कैसे काम करेगा। द अकाउंट शेल बी ओपन अंडर द स्कीम ऑफ नेचुरल लीगल गार्जियन। ये बार बार इसको रिपीट किया गया, बट इस डॉक्यूमेंट्स को हम हटा नहीं सकते बिकॉज दिस इज द बेसिक डॉक्यूमेंट विच हैज बीन इशूड बाय द पीएफआरडीए। जो अथॉरिटी है उसने इशू किया है, जो उसको सही लगा उसमें इन चीज़ों हर सारे पॉइंट्स को जो है इसमें इनबिल्ट कर दिया गया है, सो दैट आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। बहुत छोटे से पॉइंट्स है, सिर्फ 2 पेज का है। और आई होप कि अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनके फ्यूचर की चिंता है आपको, तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर दिस। और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा अच्छी स्कीम आज तक कोई आई है बच्चों के फ्यूचर के लिए। तो भाई आप मान लीजिए आज बच्चा भाई आपका 1 दिन का हुआ, 1 डे का हुआ, सर जब वो 18 ईयर का होगा तो उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा जब आप उसमें पैसा डालते रहेंगे 18 साल तक, बहुत पैसा होगा इसमें। क्योंकि और जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट वगैरह लगेगा या मैंने जो भी उसके ऊपर बेनिफिट मिलेंगे वो सारे के सारे इसके अंदर इनबिल्ट होते जाएंगे, तो इससे बच्चे का फ्यूचर ग्रो होगा, ठीक है। एक्सक्लूसिव बेनिफिट फॉर, ये जो है स्पेशली बेनिफिट्स के लिए, ये कि माइनर के बेनिफिट्स के लिए बनाई गई है स्कीम। ये आई एम रिपीटिंग अगेन, दिस स्कीम जो है वो निर्मला सीतारमन जी ने बजट 2024 की बजट में इसको अनाउंस किया है, और आज सितंबर हो गया है, मतलब और समझ लो आप। तो अभी 6-7 महीनों के अंदर जो है इसको एकदम से लॉन्च कर दिया गया। लॉन्च करने के बाद ही इसके जो सभी गाइडलाइन सारी की सारी आ गई हैं कि इसमें कैसे यूज करना है। और योर कस्टमर केवाईसी में नो योर कस्टमर नॉर्म एप्लीकेबल टू द गार्जियन शेल बी अकॉर्डेंस विद द केवाईसी नॉर्म स्टिपुलेटेड। मतलब जो पीएफआरडीए ने बताया गया कि मेरे को ये डॉक्यूमेंट चाहिए, उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड कराना जरूरी है, तभी ये जो वात्सल्य पेंशन, वात्सल्य स्कीम्स है, एनपीएस वात्सल्य स्कीम जो है वो अकाउंट तभी खुलेगा जब आप पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो लीगल गार्डियन है या फिर बच्चे के पेरेंट्स हैं, अगर वो प्रोवाइड करा देते हैं। और जो लीगल गार्जियन है वो कोर्ट से अपॉइंट किया होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी बच्चे का जो गार्डियन बन जाए, ऐसा नहीं होता। तो कोई भी जनरली तो मतलब 99% तो 99.9 सबके पेरेंट्स होते हैं, दोनों में से एक होता है। अगर भाई कोई होगा नहीं तो उसको स्कीम में कोई भेजेगा क्यों? वो भीख मांगेगा, छोटा बचपन से मेहनत करना शुरू कर देगा। कुछ बच्चे टायर की दुकान पे काम कर रहे, इतने बड़े टायरों की दुकान पे काम करते, दिल डर जाता है सर जब ये चीज़ें मैं देखता हूँ। मैं पर्सनली मैं आपको चीज़ बताऊँ, जब मैं ये चीज़ें देखता हूँ खुद तो बड़ा दुख होता है। तो चलो ये तो बहुत सारी चीज़ सबके साथ ही होता होगा, मुझे मैं जो फील करता हूँ वो मैं चीज़ मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट्स क्या बोलता है, डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद लीगल गार्जियन के बारे में बात, सबमिट अलॉन्ग विद द केवाईसी। गार्जियन के भी जो डॉक्यूमेंट लगते हैं, उस बच्चे का डी पार्ट में क्या बोलता है, डेट ऑफ बर्थ। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या चाहिए? बच्चे की डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको चाहिए बर्थ सर्टिफिकेट ऑफ ए माइनर, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। बच्चे का स्कूल का सर्टिफिकेट होता है, मार्कशीट जिसमें कि बच्चे का जो हायर एजुकेशन बोर्ड रिस्पेक्टिव स्टेट्स का होता है। आप समझते हैं, इसमें बताने की बात नहीं, छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं बता पाऊंगा ये सब चीज़ें, क्योंकि वीडियो इतना लंबा हो जाएगा। मैट्रिक का हो गया भाई, आपका 12th में तो शायद नहीं होती है, स्टेट्स का होता है। इनके सारे के सारे सबके में जो है मेनली बच्चे का जो है बर्थ सर्टिफिकेट जो है काम आएगा, ठीक है। बच्चे का पासपोर्ट है, दिस विल आल्सो वर्क बिकॉज वहाँ पे डेट ऑफ बर्थ होती है बच्चे की। द बैंक अकाउंट शेल ऑफ माइनर ज्वाइंट अकाउंट विद द माइनर इज नॉट मैंडेटरी। बच्चे के साथ जो है ज्वाइंट अकाउंट होना बोले जरूरी नहीं है, लेकिन जब इसको पैसे को निकालना है तब उसके बच्चे का अकाउंट जो है होना बहुत जरूरी है। क्योंकि भैया पैसे कहाँ डालेंगे आप? जब बच्चे का पैसा निकालेंगे, बच्चा पैसा निकाले तो कहीं तो डालेगा ना, तो उसके अकाउंट में ही जाएगा। स्पेशली बेनिफिट जो है माइनर के ही बेनिफिट के लिए बनाई गई है स्कीम, ठीक है। आगे चलो, यूनिक पेंशन रिटायरमेंट नंबर, एक वहां पे आपको नंबर दिया जाएगा, ठीक है। नंबर आपको दिया जाएगा जो पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है वो आपको मिलेगा, ठीक है। और
अपॉन द अटेन, जब वो बच्चा 18 साल का हो जाएगा, सब्सक्राइबर से कंटिन्यू टू ऑपरेशन, उसके बाद क्या करेगा बच्चा, चाहे जो है इसको कंटिन्यू कर सकता है, और कंटिन्यू करने के बाद जो है ये जो है एनपीएस की तरह काम करे, जो नॉर्मल एनपीएस स्कीम चल रही है उसकी तरह जो है काम करता चला जाएगा। ये एनपीएस 1 की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो उसमें जो है ये काम करता चला जाएगा और नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसकी जितनी भी सारी टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर जो है जैसे वो काम करता है वैसे ये एनपीएस वो सल्ले स्कीम जो है काम करेगा। अपॉन अटेन, जब 18 साल का हो जाएगा एक फ्रेश की केवाईसी जो है देनी पड़ेगी बच्चे की, कि भाई अब बच्चे ने 18 साल पूरे कर लिए हैं, ये बच्चे का सर्टिफिकेट है। तो एनपीएस में ये 3 मंथ के अंदर आपको करना सारा काम। जब बच्चे 18 साल का हो जाएगा तो 3 मंथ के अंदर, मतलब 18 साल का अगर हो जाएगा तो उसको नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट करने के लिए क्या है, एनपीएस में कन्वर्ट करने के लिए उसको फ्रेश केवाईसी की बात कर रहा है, फ्रेश केवाईसी देने पड़ेंगे। और एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ। अच्छा ये देखिए, पहले एनपीएस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा पोस्ट सबमिशन ऑफ फ्रेश केवाईसी। जैसे ही फ्रेश केवाईसी दिए जाते हैं उसके बाद क्या है, ये नॉर्मल एनपीएस में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। उसके बाद अब क्या है, मैंने एक चीज बिल्कुल नोटिस नहीं करी है कि यहाँ डिडक्शन की कोई बात नहीं करी गई है। तो ये मान के चलो कि आप इसमें कोई डिडक्शन जो है एप्लीकेबल नहीं है, नो डिडक्शन सो फॉर, जिसको हम 80C के अंदर जो है ले सकें। इट्स नॉट मेंशन एनीवेयर, मैं आपको फ्रीली बता दूं क्योंकि मैंने नहीं पढ़ा इसके बारे में कुछ भी, तो मैं आपको मिसगाइड नहीं कर पाऊंगा। तो आगे चलते हैं। ऑन शिफ्टिंग ऑफ एनपीएस 1, जैसे मैंने आपको बोला बच्चा 18 साल का हो जाएगा, एनपीएस 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। मेजर द फीचर बेनिफिट ईयर्स 1 ऑल सिटीजन शैल बी एप्लीकेबल। तो क्या बोला मैंने, ये सेम वैसे ही काम करेगा जैसे नॉर्मल एनपीएस काम करता है। अच्छा, कंट्रीब्यूशन इनटू द अकाउंट, आपको अकाउंट में कितना पैसा जमा कराना है। कंट्रीब्यूशन द स्कीम मेड बी मिनिमम जो है, द मिनिमम कंट्रीब्यूशन ऑफ 1000 पर साल, मतलब पर ईयर आपको 1000 जो है डिपॉजिट कराना है, ठीक है। मैक्सिमम, नो मैक्सिमम लिमिट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये कोई मैक्सिमम लिमिट नहीं है कि आप जो है मिनिमम इतना करा सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं बनाई गई अभी तक कि भाई सिर्फ आप इसमें इतना करा सकते हैं। बट इनिशियल कंट्रीब्यूशन एनरोलमेंट अंडर, भाई कम से कम आपको 1000 रुपये स्टार्टिंग में देना पड़ेगा, जो मिनिमम अमाउंट है। कोई डाउट नहीं है इसमें, मुझे पता है आप लोगों को लिए। चार्जेस एंड फीस, द चार्जेस फीस टू बी लेविड अकाउंट एनी टाइम टू टाइम शैल बी चार्ज अंडर द एनपीएस अपॉन, छोटे मोटे चार्जेस होंगे, जो भी पीएफआरडीए जो है बताएगा चार्जेस वो लगेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने एक साल में 1000 रुपये नहीं डाला, भाई दूसरे साल में भी 1000 नहीं डाला, तो क्या होगा, उसमें छोटा सा भी चार्ज कर सकते हैं। इसमें कोई फोर्सिबली आपको नहीं है पैसा, तो कहाँ से डालेंगे, ठीक है। तो उसके इसमें छोटे मोटे चार्जेस हो सकते हैं। सो डू नॉट टू वरी कि जैसे अदर स्कीम में 50 रुपये लगते हैं, इस तरह का कुछ अगर हो जाता है तो आपको इस तरह की कोई घबराने की बात नहीं है कि भाई अगर मेरे पास पैसा नहीं अगर मैं दे पाया हूँ तो मुझे बहुत सारा हज़ारों रुपये का इंटरेस्ट लग जाएगा, पेनल्टी लगेगा। नथिंग इज लाइक दैट, ट्रस्ट मी। ओके, आई हैड टोल्ड यू कि भाई इन्वेस्टमेंट कंट्रीब्यूशन इनटू द अकाउंट, भाई जो इन्वेस्टमेंट, द इन्वेस्टमेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन मेड इनटू द अकाउंट व्हिच इंक्लूड्स सिलेक्शन ऑफ पेंशन। तो उसमें जब वो एनपीएस की जो टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं जिसमें इन्वेस्टमेंट वहाँ जाता है, इसमें भी इन्वेस्टमेंट वहीं पे जाएगा। इसमें कोई डिक्लेरेशन ले ली जाती है आपसे उसी टाइम में, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल अंडर द स्कीम, द बैंक्स की कौन कौन से हैं, आप कहाँ कहाँ से ये चीज़ें खरीद सकते हैं। भाई जितने भी बैंक हैं, चाहे आपका HDFC हो, ICICI हो, उसके बाद है पोस्ट ऑफिस हो, उसके बाद SBI हो, उसके बाद है आपका कोई भी हो, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो, उसके बैंक ऑफ बड़ौदा, ऑल बैंक्स हैव बीन authorized to issue a Vatsalya pension NPS Vatsalya scheme, ठीक है। कोई डाउट नहीं है। और भी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं और इसमें कोई ज़्यादा टेंशन, कहीं से भी आप ले सकते हैं, सबको टर्म्स एंड कंडीशन एक ही जैसी हैं। दो एलिजिबल एनरोल सब्सक्राइबर एंड द स्कीम डायरेक्टली थ्रू मी द रिटायरमेंट एडवाइजर, किसी से भी जो भी उनके पेंशन के एजेंट्स हैं वहाँ से ले सकते हैं।
रिटायरमेंट एडवाइजर है वहाँ से ले सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट से ले सकते हैं, म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर है वहाँ से ले सकते हैं, और जो भी PFRDA जो है NPS जो है, जो इसको भी जो ऑथराइज करता है वो आप ले सकते हैं, इसमें कोई डिस्कस करने वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे चले। पॉइंट नंबर क्या बोलेगा, पॉइंट नंबर 9 ये बोलता है भाजी कि अगर, जस्ट ए मोमेंट, ओके, पॉइंट नंबर 9 ये बोलता है कि फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेशन ऑफ सब्सक्राइब, मान लीजिए आपने बच्चे का NPS वात्सल्य स्कीम डाली हुई है और बच्चे की एजुकेशन के लिए आपको पैसा चाहिए, उस केस में क्या करेंगे, ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड इलनेस के लिए, भाई एजुकेशन ट्रीटमेंट कराना है अपने बच्चे का, स्पेसिफाइड इलनेस है, डिसेबिलिटी अगर मोर देन, अगर बच्चे की बहुत सीरियस कंडीशंस है तो आप 75% तक जो है पैसा उसका निकाल सकते हैं। ये इस स्कीम की ब्यूटी है, और ये इसी स्कीम के अंदर मेंशन किया गया है कि बच्चे के लिए अगर कुछ आप कर रहे हैं तो 75% जो है पैसा आप निकाल सकते हैं। डिसेबिलिटी अगर 75% से अगर ज्यादा है तो ही आप ये पैसा लेगा। द रीजन ऑफ मे बी स्पेसिफाइड इंटरेस्ट ऑफ द माइनर अंडर द रेगुलेशन, वो उसके बेनिफिट के लिए ही है ये पैसा। ठीक है, द गार्जियन शैल बी अलाउड ओनली, अब आपने कितना है, पार्शियली विड्रॉल अप टू, अब कहने का मतलब ये है कि लेट से आज बच्चा एक दिन का है, 18 साल तक आप पैसा डाल रहे हैं, मैक्सिमम जो है, मैक्स टू मैक्स जो है 3 टाइम जो है पैसा निकाला जा सकता है। अगेन रिपीटिंग, मैक्सिमम 3 टाइम्स। उसके बाद कितना पैसा निकाला जा सकता है, 25%, मतलब तीनों बार मान लीजिए 7% और मतलब 10 कह लो आप, 10, मतलब इस तरह से आप 1 2 3 बार जो है 7%। अब 7% किसका, जो टोटल आपने पैसा डाला हुआ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मान लीजिए आपने 1 करोड़ डाला है, ठीक है, 1 CR आपने डाला वो टोटल पैसा, अब उसमें से 25 लाख रुपया ही निकाल सकते हैं, उसका 25% नहीं, जो ओके यहाँ से हम यहाँ डिस्कस करते हैं, जैसे कि 1 करोड़ पैसा डाला हुआ है, उसमें से आप सिर्फ 25 लाख रुपया ही निकाल पाएंगे, मतलब मैक्सिमम 25% पूरे 18 साल तक, उसके 18 साल तक 25% ही निकाल पाएंगे। और ये जो है ये 3 टाइम तक निकाल पाएंगे, लेकिन इस जो 1 करोड़ है इसमें ये नहीं करेंगे आप कि भाई मान लीजिए 1 करोड़ ये 25 लाख हो गया है, 1.25 CR अगर हो गया तो इसका 25% नहीं करेंगे, जो आपका बेसिक अमाउंट गया हुआ है उसका 25% जो है निकालेंगे, मैक्सिमम उतना पैसा निकाल सकते हैं। आई होप कि पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं सर। माय डियर सर, इफ कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें एकदम से नहीं मिलती हैं और आपके डाउट पूरे क्लियर करने की कोशिश की जा रही है। द मैक्सिमम 3 टाइम टिल द, ओके, मैक्सिमम 3 ईयर फ्रॉम द, अब कंट्रीब्यूशन एक्सक्लूड रिटर्न, मान लीजिए 3 साल से पहले भी, वो भी 3 साल से पहले आप ये काम नहीं करेंगे, क्लियर लिख रहा है, मिनिमम 3 ईयर तक, जब आप 3 साल हो जाएंगे बत्सल्य स्कीम के तभी आप ये पैसा निकाल सकते हैं। और सब्सक्राइब अटेन द एज ऑफ सच फैसिलिटी शैल बी मेड अवेलेबल ऑन डिक्लेरेशन ऑन द बेसिस। ठीक है, इन द केस ऑफ डेथ, मान लीजिए बच्चे की डेथ हो जाती है, भगवान ना करे कि ऐसा डेथ हो जाती है, तो सारा का सारा पैसा जो है किसको मिल जाता है, गार्जियन को। इसमें चाहे उसके पेरेंट्स भी हैं और उसके जो गार्जियन जो उसकी देखभाल कर रहा था उसको मिल जाते हैं। इन केस ऑफ डेथ ऑफ द गार्जियन रजिस्टर्ड अंडर द अकाउंट, मान लीजिए जिसको पैसा मिलना है उसी का डेथ हो जाता है तो क्या करेगा, अनदर गार्डियन टू बी रजिस्टर्ड। अगर एक गार्डियन अगर मर जाता है, मान लीजिए पहले फादर था, तो हम बच्चे को अभी बच्चे की माँ को गार्डियन बना देंगे, मान लीजिए दोनों ही मर जाते हैं तो उस केस में लीगल गार्जियन अदर हो जाता है, उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं। ठीक है, इन डेथ ऑफ, जब कहने का मतलब जब दोनों की डेथ हो जाती है तो लीगली अपॉइंटेड गार्जियन, जो लीगल अपॉइंट किया जाता है गार्जियन, उसके डॉक्यूमेंट लगते हैं। एंड अटेनिंग द एज ऑफ द ईयर, अगर वो बच्चा चाहे, अगर उनकी डेथ हो जानी है तो विद, ये वर्ड नोट करने वाला, विद और विदाउट मेकिंग कंट्रीब्यूशन। मान लीजिए जो स्कीम चल रही थी, चाहे उसमें पैसा डालो ना डालो,
तो ये पैसा बच्चे को 18 साल के बाद जो है मिल जाएगा। अपॉन अटेनमेंट द सब्सक्राइबर शैल हैव द ऑप्शन टू कंटिन्यू और एग्जिट फ्रॉम द, जब वो 18 साल का हो जाएगा तो उसके पास वो राइट्स है कि वो इसके अंदर रहे या ना रहे, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। मान लीजिए भी 18 साल का हो गया तो उसकी मर्जी है वो। द सब्सक्राइबर शेल बी अलाउड टू एग्जिट ओनली अपॉन द, सब्सक्राइबर को जो बच्चा है जब वो 18 साल के बाद ही इस स्कीम में से निकल पाएगा, और एटलीस्ट 80% ऑफ द कम्युलेटेड पेंशन बेथ अवेलेबल इन द शेल बी यूटिलाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ, मान लीजिए उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, 80% की जो है उसको एनुटी लेनी पड़ेगी, ये इसके अंदर लिखा गया है, और जो 20% है वो उसको लमसम में दे दिया जाएगा, ठीक है। ए लमसम शेल बी पेड इन लमसम, तो आप समझ लिए कि 1 करोड़ का 20 लाख रुपया जो है उसको मिल जाएगा, और जो 80% है उसका जो है एनपीएस के लिए मतलब एनुटी प्लान में उसको डाल दिया जाएगा। एक और इसका कहना है कि इन केस अकोमोडेटेड पेंशन इस 2.5 लाख से कम है, अगर ये 2.5 लाख से लेस देन 2,50,000 से है, उस केस में क्या होगा, उसको पूरा निकालने के राइट्स हैं, या पहला केस है 2.5 लाख से कम हो, दूसरा है परचेज करने के लिए उसके पास प्लान नहीं है, जहां से ये सर्विस एनुटी सर्विस प्रोवाइडर की स्कीम नहीं है उसके पास, जहां से आपने एनपीएस चल रहा था और उसके पास जो है एनुटी प्लान नहीं है कोई, तो भी ये पूरा का पूरा पैसा जो है निकाल सकते हैं, दोनों ही केस में ये पैसा निकाल सकते हैं, ठीक है। द एग्जिट विड्रॉ अंडर द स्कीम शैल बी गवर्न्ड बाय द प्रोविजन ऑफ द, ये पूरा का पूरा एग्जिट जो है पेंशन पीएफआरडीए डिसाइड करता है, और इसकी टाइम टू टाइम जो है चेंजेस जो है नोट की जाती हैं और आपको इन्फॉर्म कर दी जाती हैं, रेगुलेशन 2015। सो थैंक यू वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स, इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लीव योर कमेंट्स, आई ट्राई माई बेस्ट। और अगेन आई एम रिपीटिंग, मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर सर की कोई डिडक्शन के बारे में बताया गया है, अगर कोई भी ऐसा कुछ आता है तो डेफिनेटली आई विल गिव माय अनदर वीडियो और पुट ऑल माय कमेंट्स ऑन दैट। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और वीडियो सेशन में, तब तक मैं और इसकी ज़्यादा, और अगर आपको कोई भी वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। और तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं और एक और वीडियो सेशन में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।